तो ये 10वीं क्लास की जीव विज्ञान भारती भवन की किताब है और यहाँ पे हम लोग अध्याय 8 हमारा पर्यावरण का लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण यानी 1 से लेकर 15 तक हल करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का क्या कार्य है। तो उत्पादक का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधे का क्या काम होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में आपको ये लिखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का निम्नलिखित कार्य है, और इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित कार्यों को संपादन करते हैं कौन, हरे पौधे यानी उत्पादक। तो पहला है, ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। दूसरा है, ये सौर ऊर्जा को समस्त जीवों के ऊर्जा का मूल स्रोत है, ठीक, का प्रग्रहण करने में समर्थ हैं। यानी ये सूरज से ऊर्जा सबसे पहले प्लांट में आती है और उसके बाद ही दूसरे उपभोक्ता में जाती है। तो ये 2 कार्य हो गए। इसके बाद अन्य देखेंगे। इसके बाद तीसरा काम है, ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ हैं, ठीक, जो प्रमुख तत्व खनिज लवण होते हैं। चौथा कार्य है, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं कौन, उत्पादक यानी पेड़ पौधे। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह यानी एक दिशा में प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखलाबद्ध तरीके से यानी 1 2 3 4 यानी उससे जुड़े होते हैं तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो एक पिक्चर द्वारा हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके किताब में एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया गया है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण श्रृंखलाबद्ध तरीके से विभिन्न कोशीय स्तरों में होता है यानी विभिन्न जीवों से होता है। तो सर्वप्रथम ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य से, और ये ऊर्जा चली जाती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक, प्लांट में, और प्लांट को खाते हैं उसको कीट को खाते हैं मेढक, छिपकली, सांप, और इसको खाते हैं यहाँ पे मेढक, और मेढक को खाते हैं सांप, और सांप को खाता है बाज। तो यहाँ से ऊर्जा निकली और यहाँ पे चली गई। तो ये एक आहार श्रृंखला बन जाती है और इसका प्रथम पोषी स्तर कहलाता है उत्पादक, और इसके बाद सारे हो जाते हैं उपभोक्ता। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तरों को नाम बताएं। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। तो पोषी स्तर की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, ठीक, कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक, और आहार श्रृंखला के कई पोषी स्तरों का बना होता है और इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर होता है। तो पहला जो होता है वो उत्पादक, और दूसरा जो होता है वो उपभोक्ता होता है, ठीक। तो उत्पादक में हरे पौधे आते हैं, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, और तृतीय और चतुर्थ पोषी स्तर। और सवाल में हमें पूछा गया है कि एक उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तरों का नाम बताएं। तो हमें यहाँ पे एक उदाहरण देना है। तो उससे पहले हम पोषी स्तर के थोड़े से और जान लेते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक, और द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी जंतु, तृतीय में मांसाहारी, और चतुर्थ में उच्च श्रेणी के मांसाहारी जैसे बाघ, शेर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये सारे उपभोक्ता ही कहलाते हैं, ठीक, और मानव आता है प्राथमिक उपभोक्ता में। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उदाहरण, विभिन्न पोषी स्तर। तो पहला पोषी स्तर क्या है, तो वो कहलाता है उत्पादक यानी प्लांट, घास, पेड़ पौधे। दूसरा पोषी स्तर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, ये कहलाता है तृतीय यानी दूसरा, ठीक, ये प्राथमिक। इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, तो ये मेढक कहलाते हैं। इसके बाद तृतीय में सर्प आ जाता है, और चतुर्थ में आ जाता है उच्च श्रेणी के उपभोक्ता यानी मांसाहारी। तो इस प्रकार ये समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता में केवल शाकाहारी जीव ही आते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक में केवल शाकाहारी, और द्वितीयक में मांसाहारी, और तृतीयक में जो मांसाहारी खाते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं, वो
कीटों को खाने वाले। ठीक, तो ये तो जो बाघ होता है ये आहार जाल में इसका उदाहरण हो जाता है, ये सभी को खा जाता है। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, आहार जाल का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर इस प्रकार है, पारिस्थितिक तंत्र में कुछ आहार श्रृंखला एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं। आहार श्रृंखला के इसी जाल को आहार जाल कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। ठीक, तो इसी कारण ये निर्माण हो जाता है, यानी एक जो होता है वो कई प्रकार के भोजन स्रोत का उपयोग करता है, यानी शाकाहारी को भी खाने वाले और जिस शाकाहारी को कीट खाते हैं उस कीटों को भी खाने वाले, ये बाज आ जाता है जो पंछी है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो आहार जाल का उदाहरण एक जीव होता है बाज। बाज पंछी घास खाने वाले कीटों को भी खा जाता है और साथ ही साथ कीटों को भी खाने वाले जो इन कीटों को खाते हैं, मेढक को या गिरगिट को भी खा जाता है। घास खाने वाले को भी और कीटों को भी, दोनों को खा जाता है कौन? बाघ। और इसी प्रकार पौधा खाने वाले खरगोश को सर्प खा जाता है और सर्प को कौन खा जाता है? बाज खा जाता है, यानी दोनों को खा जाता है। यहाँ पे बताया गया है पिक्चर के माध्यम से। तो सभी देखिए, घास को खाते हैं टिड्डा, टिड्डा को खाने वाले गिरगिट और ये गिरगिट को खा जाता है। ठीक, यानी सभी को खा जाता है कौन? बाज, आड़े तिरछे रूप से। तो ये कहलाता है आहार जाल का एक उदाहरण बाज। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता की क्या भूमिका होती है? तो ये आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, पौधों और जंतुओं के मृत शरीर जीवाणुओं और कवकों द्वारा अपघटित किया जाता है, यानी उसको सड़े गले शरीर को उसको क्या किया जाता है? खा जाया जाता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा और कवकों द्वारा। किनके शरीर को? पौधों और जंतुओं, जीव जंतुओं को शरीर को जो जीवाणु होते हैं और कवकों द्वारा खा लिया जाता है, यानी अपघटन कर लिया जाता है। अर्थात ये अपघटन द्वारा मृत शरीर को वज्र पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। तो यही आपको लिखना है इसका आंसर। ठीक, अपघटनकर्ता की भूमिका पारिस्थितिक तंत्र में। और पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला को बांटा गया है। पहला, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक में घास आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं। उपभोक्ता भी कई प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और अपघटनकर्ता में ये आ जाते हैं बैक्टीरिया और कवक। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तो 6वां नंबर प्रश्न है, उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, उत्पादक का मतलब होता है प्लांट यानी पेड़ पौधे, और उपभोक्ता का मतलब होता है प्लांट पे डिपेंड होने वाले, यानी इनको छोड़ के वो सारे उपभोक्ता में आ जाते हैं। और ये भी कई प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थ। ठीक, और इन दोनों में हमें अंतर बताना है यहाँ पे। तो आइए अंतर स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया उत्पादक और यहाँ पे उपभोक्ता। तो पहला, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं? ये उत्पादक पे ये डिपेंड, यानी किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं ये। दूसरा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये भोजन नहीं बना पाते स्वयं। उत्पादक में पौधे आते हैं, सभी क्लोरोफिल वाले प्लांट आते हैं। उपभोक्ता में कई स्तरों में बांटा गया है, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और सारे उपभोक्ता के नाम यहाँ पे, तो कुछ उदाहरण यहाँ पे है। मनुष्य प्राथमिक में आ जाता है और जो उसमें सर्वभक्षी भी आ जाता है। बाघ ये चतुर्थ में आ जाता है। ये उपभोक्ता कहे जाते हैं। ठीक, तो आपको यही ध्यान रखना है कि उत्पादक की बात हो रही हो तो वहाँ पे प्लांट और इसके छोड़ के सभी उपभोक्ता, और इन दोनों को खाने वाले कहलाते हैं अपघटनकर्ता, यानी सड़े गले प्लांट को भी और जीव जंतुओं को भी अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो 7वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को एक चित्र से दर्शाएं। तो ये आपको चित्र बना लेना है विभिन्न घटकों का। ठीक, ये हो गया उत्पादक और ये हो गया उपभोक्ता। और उपभोक्ता भी 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थ। अब इसके बाद एक और बनाना है आपको, वो बनाना है अपघटनकर्ता। ठीक,
ये पिक्चर आप बना लीजिए, या आप चाहे तो एक और पिक्चर भी बना सकते हैं। ये वाला, ये जल पारिस्थितिक तंत्र का है। इसमें सारे यहाँ पे घटक दिखाए गए हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ठीक। और उपभोक्ता भी कई प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यही पिक्चर आपके लिए परफेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या 8वां है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है इसका आंसर, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो इसका क्या मतलब हुआ, वैसे पदार्थ जो सड़ गल नहीं सकते, जिनका अपघटन नहीं हो सकता, वे रूप अपना हमेशा बनाए रखते हैं, उसे कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। की मात्रा पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है, इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे में कि एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हम ले लेते हैं, कीटनाशक रसायन। अगर हम खेतों में छिड़काव कर दें, क्या, कीटनाशक, तो ये मिट्टी में जाएगा। तो मिट्टी में जो हम फसल रोपेंगे, जैसे फल सब्जियां रोपेंगे, तो ये चला जाएगा इसमें, पहले पोषी स्तर से इसमें चला जाएगा, ठीक। और ये खाएंगे मानव, तो यही चला जाएगा मानव में, ये काफ़ी हानिकारक हो जाता है। तो इस क्रिया क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। क्या हानि पहुंचती है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, तो जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक वगैरह, जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते हैं, यानी सड़ते गलते नहीं हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी इनका विघटन नहीं होता। उदाहरण के लिए कौन सा, प्लास्टिक। तो इसीलिए प्लास्टिक की थैलियों का बैन लगाया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जो मृदा के ऊपरी हिस्से में जमा होकर उपज को प्रभावित करते हैं। और दूसरा हो जाता है कीटनाशक, जो हम खेतों में छिड़काव करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन, आर्सेनिक, जो भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो कीटनाशक से जो हम खेतों में डालते हैं, तो वो सब्जियों और फलों में चला जाता है, जिसे मानव खाते हैं, ठीक। तो इससे भी क्या प्रभाव पड़ता है, हानि पहुंचती है। और आर्सेनिक जो होता है, ये भूमिगत जल में चला जाता है, जो पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं, वे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो यही आपको सारा लिखना है। और इसमें भी बहुत सारे आ जाते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी आ जाता है, ई कचरा भी आ जाता है। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं, कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है, यानी कूड़ा कचरा को कैसे अच्छे ढंग से निपटारा किया जाता है, साफ़ सफाई, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, कचरा प्रबंधन पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से किया जाने चाहिए। कैसे, वैज्ञानिक तरीके से, यानी आधुनिक तरीके से, जिसमें सार्वजनिक स्थानों जैसे शहर हो गया, पार्क हो गया आदि से प्राप्त कचरा को धानियाँ, जिसे डस्टबिन कहा जाता है, धानियों में जैव निम्नीकरणीयों को अलग तथा निम्नकरणीयों को अलग रखना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय आप इसे बना लीजिए। जैव निम्नीकरणीय को अलग और जैव अनिम्नीकरणीय को अलग रखना जाना चाहिए, ताकि उनका पुनः चक्रण आसानी से हो सके। किसका, जैव निम्नीकरणीय का पुनः रिसाइकिल हो सके, उसका विघटन किया जा सके, तथा शहर से बाहर ले जाकर जला देने चाहिए और बड़े बड़े गड्ढों को भर देने चाहिए। तो इस तरीके से कचरा प्रबंधन किया जाना चाहिए, ठीक। यही आपको लिखना है आंसर में। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 11। तो 11 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये पहले से आप जानते भी होंगे। ओजोन क्या है, इसके स्तर के अवक्षय होने के हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका आंसर लिखना है इस प्रकार, O3 यानी ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक वायुमंडलीय परत है, ठीक, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण को धरातल से आने से रोकता है। कौन, ओजोन परत। और जिससे अवक्षय से, और इसके अवक्षय से यानी नुकसान से मनुष्य में त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार की परत है ऑक्सीजन की, जो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को
यानी सोख लेती है, धरातल पे नहीं आने देती, और इसका नुकसान हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसके बाद देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 12 है, अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका पारिस्थितिक तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़े से हम जान लेते हैं। तो सवाल था कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर लिया जाए, किसी पोषी स्तर के, जैसे में कि हम यहाँ पे शाकाहारी पोषी स्तर के सभी शाकाहारी जीवों को हम नष्ट कर देते हैं, यानी हिरण को हम मार देते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा कि प्रतिकूल पड़ेगा इसका पर्यावरण पे, ये प्रभाव हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है, पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक दूसरे पे निर्भर हैं तथा श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर यह तंत्र भाली भांति संतुलन होता रहे तो कोई भी स्तर समाप्त नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी असंतुलन पैदा हो जाए, यानी किसी को मार दिया जाए एक पोषी स्तर को, असंतुलन के कारण यदि पौधे खाने वाले जंतुओं का तंत्र अभाव हो, ठीक, यानी शाकाहारी, तो धीरे धीरे सभी स्थानों पे पौधे ही दिखाई देंगे। यानी शाकाहारी अगर मार दिया जाए पौधे खाने वाले को तो पौधे की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तथा जंतुओं पर निर्भर रहने वाले दूसरे जीव, यानी जंतु को खाने वाले जीव होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो तो पौधे नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार इनबैलेंस होने पर एक पोषी स्तर का दूसरे पोषी स्तर का समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और सवाल बनता है जो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि अगर जंगल में सभी बाघों या शेरों को मार दिया जाए तो क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसका आंसर होगा कि शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और शाकाहारी संख्या बढ़ जाएगी तो वे सारे प्लांट को, पेड़ पौधों को खा जाएंगे, और मानव तो डिपेंड करता है पेड़ पौधे पे, अगर यही सभी खा जाएंगे तो मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। तो बाघ और शेर यानी मांसाहार जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जीवित रहना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पे एक प्रकार का रसायन है जिसका नाम है एरोसॉल। रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है, इस रसायन से हमें इसके क्या क्या प्रभाव, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, कुछ सुगंधियों यानी सेंटो, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी पदार्थ, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं। ठीक, गंधहारक यानी दुर्गंध को ख़त्म करने वाले आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं, जिसे एरोसॉल कहा जाता है। जैसे में कि कार में क्या लगाया जाता है, कार की दुर्गंध को हटाने के लिए गंधहारक एक स्प्रे लगाया जाता है जो काफ़ी सेंटेड रखता है। तो इन सारे प्रोडक्ट को झाग और फुहारा के रूप में निकलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एरोसॉल। इन सभी प्रोडक्ट को एरोसॉल कहा जाता है। और इनका क्या होता है दुष्प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, इनके उपयोग से वाष्पशील क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट कर देते हैं। अगर टू द पॉइंट की बात करें तो यही आपको लिखना है सीधे तौर पे, इनके उपयोग से वाष्पशील क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाता है। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 14, जैव अनिम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाएं, हमें समझाना है उदाहरण सहित। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो आसानी से विघटन नहीं होते हैं, यानी सड़ते गलते नहीं हैं। जैव निम्नीकरणीय जो आसानी से सड़ गल जाते हैं, इसका होता है प्लास्टिक, कुछ रासायनिक कीटनाशक, शीशा, ये नहीं सड़ता गलता है। ये सब्जियों और फलों के छिलके, कागज़, फसलों के अवशेष, ये सारे सड़ गल सकते हैं। तो यही हमें दोनों में अंतर बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस प्रकार आपको लिखना है आंसर। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का जैविक अपघटन हो सकता है, यानी सड़ गल सकते हैं, उदाहरण कागज़, पेड़ पौधे के मृत शरीर यहाँ पे। जबकि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का जैविक अपघटन नहीं होता, वे अपना स्वरूप हमेशा बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया,
शीशा हो गया, कीटनाशक हो गया। और एक और आप लिख सकते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं यानी हानि प्रभाव डालते हैं। कौन? जैव अनिम्नीकरणीय। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 14 समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 15 नंबर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों हो रहती है? ठीक, तो इस सवाल का क्या मतलब हुआ, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल था कि निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या ऊपर से अधिक क्यों होती है। तो आप बताइए, जीवों की संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा तो नीचे है, प्लांट ज़्यादा है, उसके बाद इसमें ज़्यादा है, 1 2 3 4, इसमें देखिए कई प्रकार के जीव हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो ये नीचे ज़्यादा क्यों है और ऊपर कम क्यों है, ये हमें यहाँ पे बताना है इसका कारण। तो टू द पॉइंट के रूप में सीधे सीधे आपको यही आंसर लिखना है। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों की जो अपनी आवश्यकताएं की जो पूर्ति होती है, ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। जो ऊंचे होते हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, इनको कम मात्रा में चाहिए और इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए ऊर्जा और भोजन। तो यही तो कारण है। और इस प्रकार की आकृति बन जाती है पिरामिड की, जिसे कहा जाता है मिस्र का पिरामिड। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10th। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।